गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। जैसे अगर आप बीएड या फिर एमएड कोर्स कर रहे हैं और आपको साइकोलॉजी की फ़ाइल बनानी है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। कोई भी जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा या फिर टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए दिया जाएगा तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। थियोरिटिकल एस्पेक्ट में आपको थ्योरीज लिखनी होती हैं, लाइक मीनिंग, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। अगर टाइप्स हैं तो टाइप्स भी लिखने पड़ते हैं। उसके बाद उसी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट का आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखना होता है कि आपने कैसे उसे कंडक्ट किया, कैसे परफॉर्म किया, कैसे सब्जेक्ट ने उसको कैसे समझा, क्या क्या उसने क्वेश्चंस पढ़ के फिर कौन से आंसर्स पे टिक किए। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, कंक्लूजन निकालना पड़ता है, रिजल्ट लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी, जिसमें आपको लिखना है सिमेंटिक डिफरेंशियल डेवलप्ड बाय ऑस्गुड। नाउ ये एमएड का ही एक पार्ट है। एमएड में आप साइकोलॉजी फाइल बनाएंगे जिसमें आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट और कुछ टेस्ट का आपको करने होंगे ना। देन आपका सेकेंड हेडिंग होगा ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो आप ये दो पॉइंट्स लिखेंगे। नाउ देन मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए। आपको 3 शीट्स चाहिए होंगी, जिसमें फर्स्ट होता है टीचर, देन होता है करिकुलम, देन होता है एग्जामिनेशन। उस 3 शीट का एक सेट बनता है, उसी तरह आपको 5 सेट बनाने हैं और 5 सेट के लिए फिर आपको 15 शीट्स चाहिए होंगी। राइटिंग मटेरियल्स लाइक पेंसिल, शार्पनर, स्केल, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। शीट कैसे होगी वो भी मैं आपको शो करूँगी अभी। नाउ ये है वो शीट जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम मेंशन करना है, देन उसकी एज मेंशन करनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि वो ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर सेक्स लिखना है, मेल है कि फीमेल है, ऑक्यूपेशन लिखना है कि किस पोस्ट पे है वो। अगर वो स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट लिखना है और जो भी वो पोस्ट जिस भी ऑक्यूपेशन पे वो है वो लिखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट शीट है टीचर। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे इंस्पायरिंग है, डल है, फिर पेशेंट, इंटॉलरेंट। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट से कहना है कि वो इससे रीड करें और अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना होता है, टिक करना होता है। सब्जेक्ट टिक करते हैं सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग, इन मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे नंबर्स देते हैं और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव को या जैसे एनर्जेटिक पॉजिटिव वर्ड है तो वहाँ पे अगर यहाँ पे टिक किया जाता तो हम यहाँ 7 देते, लेकिन यहाँ पे टिक किया तो हम इसे 6 देंगे। अगर किसी ने यहाँ पे टिक किया होता तो हम 5 देते। इस तरह से 7 to 1 इसकी मार्किंग हो जाती। अब इन्होंने यहाँ पे टिक किया इसलिए हमने यहाँ पे 6 दिया। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर कोई वर्ड नेगेटिव है, जैसे ये अनट्रस्टवर्दी और ये ट्रस्टवर्दी यानी ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जब हम मूव करेंगे तो हम यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। यानी यहाँ पर वो सब्जेक्ट किसी भी कॉलम में टिक कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पे मार्क्स देते। कैसे कैलकुलेट करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप प्लीज़ लास्ट तक के बने रहिएगा। हमने यहाँ डिस्कस किया था मटेरियल रिक्वायर्ड। अब इसके बाद आपको हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराते हो तो ऐसे वेरिएबल जिन पर किसी भी आउटर चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट जितने भी होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे।
डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिन पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट होता हो। तो यहाँ पे जो 3 कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे तो जैसे 5 सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है, उन पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन अगर इनके अकॉर्डिंग अगर हम इस पे जाएं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंडर आएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन पर इफेक्ट पड़ेगा ना। इंटरविनिंग वेरिएबल, अब यहाँ पे इंटरविनिंग वेरिएबल कंट्रोल भी हो सकते हैं, अनकंट्रोल भी हो सकते हैं। कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे हम देखते हैं। कंट्रोल वेरिएबल में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव लिए गए हैं वो सारे स्पेसिफिक होने चाहिए। फिर जितने भी आपने शीट में देखे थे जैसे रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, ये सारे एडजेक्टिव थे और उसमें जो भी सब्जेक्ट होगा उसको टिक करना होगा। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ परफेक्ट रैंडमाइजेशन, अब वहाँ पे जितने भी एडजेक्टिव्स उसमें अरेंज थे उनका कोई सीक्वेंस नहीं था, वो ऐसे ही रैंडमली अरेंज किए गए थे। अब यहाँ पे रिलेटेड टू सब्जेक्ट लिखना है आपको। अब सब्जेक्ट जो भी आप ले रहे हो वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। फिर जो सब्जेक्ट है उसे वो कोई भी एट्रीब्यूट या फिर कोई भी एडजेक्टिव वो सिलेक्ट कर सकते हो, उससे फ्रीडम होनी चाहिए अपने आंसर्स देने की। देन यहाँ पे सब्जेक्ट वॉज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रीवियसली, यानी जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे वो कंडक्ट कर रहा है सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड या फिर इससे सिमिलर कोई भी टाइप का एक्सपेरिमेंट उसने पहले ना किया हो। अगर वो पहले से ही अगर कर चुका होगा ऐसे एक्सपेरिमेंट तो उसको याद होगा और उसको पता होगा कि कौन से आंसर को कैसे वो करना है, टिक करना है। तो कोशिश करिएगा कि सब्जेक्ट के लिए ये एक्सपेरिमेंट न्यू हो। देन रिलेटेड टू स्कोरिंग, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी सब्जेक्ट किसी भी आंसर पे टिक करना है उसे आपको फ्री छोड़ देना और वो अपने अकॉर्डिंग सारे आंसर्स पे टिक करेगा, वो उसकी चॉइस होगी। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। अगर उसने पॉजिटिव वर्ड पे टिक किया तो उसको हाईएस्ट स्कोर मिलेगा, और अगर उसने नेगेटिव वर्ड पहले सिलेक्ट किया है तो उसे 1 मार्क्स या फिर लोवेस्ट मार्क्स मिलेंगे। देन यहाँ पे हेडिंग होगी अनकंट्रोल वेरिएबल। यहाँ पे अनकंट्रोल वेरिएबल क्या है? सब्जेक्ट के पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। नेक्स्ट, कोई भी बताना पड़ेगा कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी पे भी टिक कर सकते हैं। फिर एक्चुअल प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है। अब आपको शीट दे देनी है और उनको सारे इंस्ट्रक्शन बता देने हैं, फिर सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग उस पर टिक करेगा। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो इसे मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग होती है डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, जहाँ पे आपने 5% डिफरेंट पर्सन्स लिए हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेक्स, एज, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, नॉर्मल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, उसी तरह सब्जेक्ट 2 मैंने लिया था, फिर सब्जेक्ट 3 लिया था, फिर सब्जेक्ट 4 लिया था। उसके बाद यहाँ पे 5th सब्जेक्ट, फिर उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें लिखने। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना है आपको यहाँ पे। फिर प्लेस लिखना है, सब्जेक्ट्स होम, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आप अलग अलग सब्जेक्ट से कंडक्ट करवा रहे हैं और उनके होम टाउन पे करवा रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स होम लिखा है मैंने। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है टेबल 1। टेबल 1 में हम टीचर का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट आपको सीरियल नंबर लिखना है, फिर सारे डायमेंशंस ABCDE। यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट A लिया है और ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक। और A, सब्जेक्ट A
का जो कैलकुलेशन, जैसे इनको यहाँ पे इन्होंने टिक किया है, तो जैसे ये इंस्पायरिंग पॉजिटिव है तो हम यहाँ 7 मार्क्स देते अगर यहाँ टिक होता, लेकिन इन्होंने यहाँ टिक किया इसलिए हमने इनको 6 मार्क्स दिए हैं। ठीक, तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपको यहाँ लिख लेनी है। ऐसे ही सब्जेक्ट BCDE उन सब के मार्क्स आपको यहाँ लिख लेने हैं। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, उसके बाद मीन निकालना है। मीन आप कैसे निकालेंगे? टोटल आपका 89 आया और ये कितने सारे एडजेक्टिव हैं? 15। तो आप इस 89 को 15 से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे 89 को 15 से तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 5.93। ये आपकी मीन वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह सब्जेक्ट बी के लिए फिर CDE, इस तरह से आप मीन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल 2 पे हम आएंगे जो कि करिकुलम का है। अब हमने टेबल 1 में टीचर लिया था, यहाँ पे करिकुलम वाली शीट होगी। फिर जिस तरह से आपने टीचर ग्रुप में जो डायमेंशंस नोट डाउन किए थे उसी तरह करिकुलम वाली शीट से आप यहाँ पे उसके डायमेंशंस नोट डाउन करेंगे। सेम A करिकुलम वाली शीट से आपने टोटल लिख लिया, फिर यहाँ पे B वाली शीट से आपने टोटल लिखा है, C वाली शीट से लिखा है, उसके बाद आपने यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलरली आपको टेबल 3 लिखना है और जो भी डायमेंशंस उस एग्जामिनेशन वाली शीट पे था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और सारी वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है। सबको टोटल करने के बाद आपको इसका मीन निकालना है, यानी ये सब्जेक्ट A का टोटल और उसका मीन वैल्यू, फिर वैसे ही सब्जेक्ट B का। अब आप शीट देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये है दूसरी शीट करिकुलम वाला। ठीक, तो आपने ये वाला लिखा था, फिर सारी वैल्यूज़ आपने लिखी थी। उसी तरह एग्जामिनेशन वाली शीट, तो एग्जामिनेशन वाले जितने भी एडजेक्टिव्स थे वो और उनके जो मार्क्स आपने कैलकुलेट किया है वो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है टेबल 3 के बाद आपको ये हेडिंग मेंशन करनी है, मीन फॉर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखना है ABCDE जो भी आपके सब्जेक्ट है। फिर टीचर वाली शीट में सब्जेक्ट A का जो मीन वैल्यू है वो मेंशन करना है, सब्जेक्ट B का मीन वैल्यू, फिर ऐसे मीन वैल्यू आपको लिखना है। फिर उसी तरीके से करिकुलम देन एग्जामिनेशन। इसको परफॉर्म करने के बाद अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो कि थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत इजी है ना। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर, देन विद रेफरेंस टू टेबल 1 जिसमें हमने टीचर कॉन्सेप्ट की बात की थी। तो अब यहाँ पे A का कंपैरिजन हम B से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दी। अब ये वैल्यूज आप कैसे रखेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ देखिए, टीचर बिटवीन A एंड B, टीचर कॉन्सेप्ट यहाँ A और यहाँ पे B है। ठीक, तो अभी हम जो निकाल रहे हैं वो 6 - 7 करेंगे। यानी यहाँ पे आप देखिए, पहले आप अंडर रूट का निशान लगाएंगे, फिर सिग्मा, फिर A की वैल्यू क्या है 6 और B की वैल्यू थी 7। तो यहाँ पे आपको कहा गया है x माइनस वाई, तो यहाँ पे x क्या है A और y क्या है B। तो यहाँ x की जगह हम A की वैल्यू रखेंगे और y की जगह B की वैल्यू रखेंगे। तो हमने ऐसे लिखा, फिर प्लस का सिंबल, फिर x माइनस वाई लिखा है। तो फिर से हम पीछे जाएंगे और फिर से देखिए 4 - 7 करेंगे। उसी तरह 7 - 7, 6 - 7, इस तरह से। अभी तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। उसके बाद A का C से निकालेंगे, फिर A का रिलेशन D से, फिर A का E से, इस तरह से निकालना है। उसके बाद A को हाइड करना है और B को C से फाइंड आउट करना है, फिर B को D से, फिर B का E से, उसके बाद C D से, C E से, उसके बाद D का लास्ट में E से। तो इस तरह से जब आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टोटल 10 वैल्यूज मिलेंगी। तो उसके बाद 10 वैल्यूज मिलने के बाद ये देखिए, ये सारी कैलकुलेशंस है
ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट है बहुत ही इजी, ध्यान से आप करिएगा। यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशन निकाला गया है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल एनालिसिस ए और डी के बारे बीच में निकाला गया है। इस तरह से आपके पास कम से कम 10 वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपने निकाला है, देखिए इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है ना। इस कैलकुलेशन को करने के बाद हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं, जैसे टीचर डिफरेंशियल एनालिसिस। तो मैंने सबकी वैल्यू ले ली थी, ए और बी √23, फिर उसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू है, उसके बाद √32, फिर इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू। तो हमारे पास ऐसे करके 10 वैल्यूज आ गए। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी डिफरेंशियल मैट्रिक्स फॉर टीचर कॉन्सेप्ट। यहाँ सब्जेक्ट्स लिखने हैं और यहाँ पे ABCDE लिखना है। अब आपके पास ए और ए का तो हमने निकाला नहीं था, तो हम डैश करेंगे। ए और बी की वैल्यू आई थी 4.7 है, तो यहाँ से देखिए 4.79 है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब उसके बाद हमारे पास ए और सी की वैल्यू आई थी, तो ए इधर से जाएंगे और ये सी की वैल्यू 5.65, यहाँ पे भी 5.65। तो ये सारी वैल्यूज आपको इस टेबल पे मेंशन करनी है। अब देखिए सेम इसी तरह जैसे ये टीचर वाला बना है, वैसे ही आपको करिकुलम वाला कैलकुलेशन करना और ऐसे ही टेबल बनानी है। देन सिमिलरली आपको एग्जामिनेशन की टेबल भी ऐसी ही बनानी है और इस तरह से टेबल फॉर्म करनी है। सारी वैल्यूज लिखने के बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग होता है रिजल्ट का। तो रिजल्ट में आपको लिखना है कि जो भी 5 सब्जेक्ट थे उन्होंने टीचर कॉन्सेप्ट जब उन्होंने परफॉर्म किया है तो उनका क्या एटीट्यूड है, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे टीचर कॉन्सेप्ट के लिए फॉर कॉनोटेशन ऑफ टीचर कॉन्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट्स हैव पॉजिटिव कॉनोटेशन, यानी उनके लिए जो भी टीचर का जो कॉन्सेप्ट रहा है उनका पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनके लिए पॉजिटिव रहा है और कुछ लोगों ने एवरेज रिस्पॉन्स दिया। उसी तरह करिकुलम में उनका पॉजिटिव ही एटीट्यूड रहा है, जबकि बी और ई उन्होंने एवरेज कॉनोटेशन दिया है ना। फिर एग्जामिनेशन को लेके, तो एग्जामिनेशन को लेके भी ए और बी सी डी उनका एवरेज रिस्पॉन्स रहा है, जबकि ई का रिस्पॉन्स ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। रिजल्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं इंटरप्रिटेशन, कि आपने कैसे कंडक्ट करा, कैसे आपने सब्जेक्ट को समझाया, हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाया है, एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है, ये सारी चीज़ें कैसे आपने कंडक्ट कराया था, क्या क्या चीज़ें आपने बताई थी उनको, क्या क्या सावधानियां बरती थी, वो सब ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टीचर कॉन्सेप्ट, अब यहाँ सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे हम मीन स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे सब्जेक्ट ए का जो मीन स्कोर था वो 5.93 था, तो 5 जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है टीचर कॉन्सेप्ट के टुवर्ड्स। ओके, फिर उसके बाद ऐसे ही सब्जेक्ट बी का हमें बताना है मीन स्कोर कितना था, फिर उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू 3 से कम आती या फिर 1 या फिर 0 या फिर 2 आती तो हम वहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एटीट्यूड लिखते हैं, और अगर 5 आ रही तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, और अगर 5 से ज़्यादा आती तो हम वहाँ पे हाई एवरेज लिख सकते थे। फिर इसी तरह से आपको सी और डी का लिखना है। ये ध्यान रहे कि ये यहाँ पे टीचर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। फिर उसी तरह ई, अब हमें इंटरप्रिटेशन करना है करिकुलम का, तो हम करिकुलम वाला करेंगे। उसके बाद मैंने ई का लिखा है, उसके बाद हम एग्जामिनेशन का करेंगे। एग्जामिनेशन का हमने कर लिया है। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा जब आप फाइल मेकिंग करेंगे तब। फिर इस तरह से मैंने लिखा। उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है कि इससे क्या क्या क्यों ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्या आपको सीख मिली या फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा।
और इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, क्या हम क्या इसका यूज़ हम कर सकते हैं, क्या ये सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फिर कंक्लूजन के बाद अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर आपको ए को सजेशन देना है, बी को या फिर सी को या फिर डी और ई को, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सारे लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है तीनों कॉन्सेप्ट को लेकर। और किसी का अगर नेगेटिव, किसी के एक्सपेरिमेंट में अगर कोई नेगेटिव कमेंट दे तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको उनका बिहेवियर या फिर उनका एटीट्यूड उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए बदलना चाहिए। देन एजुकेशन इम्प्लीकेशन हेडिंग होगी। एजुकेशन इम्प्लीकेशन यानी शिक्षा में क्या इसका रोल है, इम्पोर्टेंस है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे ना। यहाँ पे एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखा है मैंने। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों के एक्सपीरियंस या फिर वो उनकी क्या थिंकिंग है या फिर वो उस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट था एग्जामिनेशन करिकुलम, उनका कैसा एक्सपीरियंस है, वो क्या सोचते हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है उस कॉन्सेप्ट की तरफ कि नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। और ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे टीचर को भी हेल्प मिलेगी कि मतलब वो अपने बच्चों को जान पाएगा कि इसका किस कॉन्सेप्ट की तरफ उसका ज़्यादा रुचि है या फिर वो इंटरेस्टेड है। बाकी अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है कुछ इम्प्रूवमेंट करने की तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हेडिंग आती है रेफरेंस की, यानी यहाँ पे आप वो चीज़ें लिखेंगे जैसे आपने किसी बुक से रेफरेंस लिया है कि किसी वेबसाइट से लिया है। जैसे मैंने कुछ मीनिंग्स या फिर कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ वेबसाइट का यूज़ किया था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आपने बुक से हेल्प ली है, जैसे मैंने कुछ मीनिंग्स, डेफिनेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक टाइप लिखने के लिए बुक प्रेफर की थी तो मैंने यहाँ पे बुक का नेम मेंशन किया है। तो यहाँ पे लास्ट है रेफरेंस और उसकी इसी के साथ आपकी फाइल ये कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। रेफरेंस आपका लास्ट हेडिंग होगा। अब ये जो शीट आपने जो 5 सब्जेक्ट से फिल करवाई है, इस सारी शीटों को आप इसके पीछे ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। आप चाहे तो इसको इससे पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर स्टैपल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब आप फाइल बनाते हो तो आप जो भी शीट या फिर जो भी पेपर आप यूज़ कर रहे हो वो आपको एज अपेंडिक्स के रूप में वहाँ पे अटैच करना होता है। और यहाँ पे एग्जामिनर देखते हैं कि आपने अपने सब्जेक्ट से ऑनेस्टली ये फिल करवाए हैं कि नहीं, कि किसी ने कोई चीटिंग या फिर कोई चालाकी तो नहीं की है। तो आप प्लीज़ ऑनेस्टली अपने सब्जेक्ट को सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद उनसे ये शीट फिल करवाएं। जब आप खुद करेंगे सारे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट तभी आपको नॉलेज भी होगी और आप अपना प्रैक्टिकल और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, जो आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और एग्जाम में भी हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।